पिछले क्लास में पढ़ा था संवेग के बारे में, हमने पढ़ा था संवेग के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था आपको संवेग, याद आ रहा है? संवेग इसे बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम ये नहीं बोलते हैं। चलिए संवेग हमने बोला था किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। उसमें हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाते P बराबर m इंटू वी, ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना, मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन का दूसरा गति नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन का दूसरा गति नियम। उसमें इसका इस्तेमाल होगा और यहाँ से फॉर्मूला भी निकलेगा F इजकल टू m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले न्यूटन का द्वितीय गति नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन का द्वितीय गति नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, वो पढ़ने से पहले आपको संवेग दिमाग में रखना पड़ेगा, वो याद होना चाहिए। हमने संवेग में बोला किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी भी पिंड पर आरोपित बल या लगने वाला बल संवेग में हुए परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। हमने बोला कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी भी पिंड पर लगने वाला बल या आरोपित बल पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यह है हमारा न्यूटन का दूसरा गति नियम। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे साथ में और उसे धीरे धीरे नोट भी करते चलेंगे। अब इससे एक फार्मूला निकलता है F इजकल टू m इंटू ए। ये हमें अब इस फार्मूला से साबित करना है, मतलब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें यह फार्मूला साबित करना है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, आपको साबित करना है। क्या करना है? साबित करें F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। ये हमें साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है। पहले ध्यान दीजिए जरा गौर से, क्या बोला हमने न्यूटन का दूसरा गति नियम बोला कि किसी भी पिंड पर आरोपित बल पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, जहाँ से यह फार्मूला निकलेगा। अभी हमने जो बोला था वो था न्यूटन का द्वितीय गति नियम। अब इसे हमें साबित करना है कि फार्मूला ये कैसे आएगा। आपने पहले पिछले क्लास में पढ़ा था ना, F इजकल टू m इंटू ए पढ़ा था ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसे हम साबित कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m। ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। और इसका जो वेग है क्या है? u है। इसका वेग क्या है? u। इस पर कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका वेग क्या, मतलब स्पीड कितना है? u है। कुछ समय बाद, तो क्या समय बाद? मतलब कि t समय बाद इस पर एक बल लगा। क्या लगा? F। क्या लगा? F लगा। हमने बोला कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु को भार होगा ना, तो m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका वेग कितना है? u है। और t समय बाद, कितने समय बाद? t समय बाद उस पर एक बल लगा। हम जैसे किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो भले ही कम से कम समय लगे, लेकिन कुछ तो समय होगा, नहीं होगा? बल लगेंगे तो समय लगेगा ना, तो हमारा समय क्या हो गया? t। और जैसे ही आप वस्तु पर बल लगाइएगा, अब जैसे गाड़ी है, हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी मेरा स्पीड गाड़ी का 40 का स्पीड है, हमने बल लगाया, गियर तोड़ा, एक्सीलरेटर लिया, ठीक है। तो गाड़ी जितना हमने बल लगाया, एक्सीलरेटर लिया, गियर तोड़ा, चेंज किया, तो कुछ समय लगा। तो अब जो गाड़ी का स्पीड होगा पहले से क्या होगा? ज़्यादा होगा, या कुछ चेंज होगा ना उसका, लेकिन जो गाड़ी का वजन घट जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा ना, उसका स्पीड में बदलाव आएगा, यही ना, या तो स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा। तो t समय बाद जो आप बल F लगाए तो उस वस्तु का वेग अब क्या हो गया? v। क्या हो गया? v। वस्तु तो रहेगा ना। ओके सर जी ये बदला, ये क्यों नहीं बदला? तो वस्तु कोई बदलता है जी। साइकिल आप चलाते हैं तो उसका बल लगाते हैं, स्पीड कम बेस होता है, साइकिल का वजन तो सेम रहता है ना, स्पीड घटता बढ़ता है। तो पहले वेग कितना था? u, अब कितना हो गया? v। ये फिगर क्या कर रहा है सो समझिए। फिगर बोल रहा है कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका वेग कितना है? u है। t समय बाद एक बल लगा, कौन बल लगा? F।
उसका वेग कितना हो गया v, वस्तु तो वही रहेगा। हमने इस जो बात बोला उसको अगर हम लिखे तो कैसे लिखाएगा, लिखाएगा माना कि, समझते रहिए, माना कि m द्रव्यमान, ये नहीं लिखाएगा, माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है। हमने बोला माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो u वेग से, यही ना है, जो u वेग से गतिशील है, जो u वेग से गतिशील है, t समय बाद, इन लगा, t समय बाद उस पर बल क्या लगा, F, t समय बाद उस पर बल F लगा, जिस कारण उसका वेग क्या हो गया, उसका वेग भी हो गया, हमने जो यह लिखा, यही बात ना जो इसमें कर रहा था, बोल रहा था, हमने बोला कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो u वेग से गतिशील है, t समय बाद उस पर बल लगा F, तो वेग कितना हो गया इसका v, वस्तु तो वही रहेगा ना। तो सेम बात हमने लिखा अभी कि माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु जो u वेग से गतिशील है, t समय बाद उस पर बल F लगा, जिस कारण उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। अगर आपसे हम पूछे बताइए बाबू संवेग का सूत्र क्या होगा, तो क्या बोलेगा फॉर्मूला, द्रव्यमान गुने वेग, इसका ना कर संवेग ना पूछे, द्रव्यमान गुने वेग। तो जरा गौर से देखिए, इसमें वेग दो है, एक शुरू वाला वेग है, अंत वाला, दो वेग है ना। ये u किसका है, शुरुआत वाला, और v क्या है, अंत वाला। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना पिंड का, क्या लिख सकते हैं, पिंड मतलब वस्तु, पिंड का प्रारंभिक वेग लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक संवेग न होगा, संवेग, पिंड का प्रारंभिक संवेग। जरा बताइए आप में से कोई, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने वेग, सॉरी बल नहीं, द्रव्यमान गुने वेग, इमिट भी होता है ना, द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान कितना है m, तो m लिखा जाएगा m गुने क्या लगता है, वेग लगता है, वेग कितना है u ना है, तो m इंटू क्या हो जाएगा u, तो क्या हो जाएगा m u। ये प्रारंभिक वेग हो गया, संवेग हो गया। अगर हम बात करें अंतिम संवेग, जरा ध्यान दीजिए, अंतिम संवेग अगर हमसे पूछे तो बोलिएगा सर जी संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान कितना है उसका m ही ना है, m ही है। गौर से समझते रहिए, सुनते रहिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब वेग कितना इसका है v, वेग कितना है v, तो m इंटू v, क्या हो गया m v। ये जो निकला ये हमारे पिंड का प्रारंभिक वेग निकला, सॉरी संवेग निकला, और ये हमारे पिंड का अंतिम संवेग निकला, अंतिम निकला ना संवेग, बार बार वेग बोला जा रहा है, संवेग निकला, दोनों निकल गया। अगर आप छोटे सवाल का जवाब दीजिए, हमने बोला कि आपके पास पहले से 10 रुपया था, आपके पास पहले से 10 रुपया था, आपके पापा ने आपको 50 रुपया दिया, कितना रुपया दिया 50, तो 10 से कितना हो गया 10 से कितना हो गया ना, लाइक 10 से 50 हो गया ना, 10 से 50, तो यू से भी हुआ। तो हम पूछेंगे इसमें कितना परिवर्तन आया, तो क्या कीजिए आप 50 माइनस 10 क्या किए 40। हमने पूछा इसमें कितना परिवर्तन आया, तो आपने क्या किया, जो बड़ा वाला वैल्यू था उसमें से पहले वाला वैल्यू हटा दिया। तो देखिए ना, अगर सेम बात यहीं पर हम पूछे आपसे संवेग में परिवर्तन, गौर से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, संवेग में परिवर्तन, आपसे हम पूछे संवेग में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, बड़ा में छोटा घटेगा, वो नहीं घटेगा, तो एम बी माइनस एम यू, तो एम भी माइनस, सभी बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पे, एम भी माइनस एम यू। अब गौर से देखिए, इसमें दो स्टेप बने, एक स्टेप यह बना, एक स्टेप ये बना। अब दोनों स्टेप में गौर से देखिए, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, एम दोनों में है ना, तो हम क्या करेंगे, एम को कॉमन निकालेंगे। जैसे एम कॉमन निकालेंगे तो एम तो निकाल लिए, क्या बचा इसमें भी, इसमें भी क्या बचेगा यू, भी माइनस यू, ये हम समझाने के लिए लिखते हैं, समझे, समझाने के लिए। तो क्या निकल गया, एम बराबर एम इंटू भी माइनस यू, ये हमारा संवेग में परिवर्तन। और जब हम दर की बात करेंगे तो समय लगेगा, पहले बताया था ना, जब भी हम दर का चर्चा करेंगे तो समय आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समय आएगा। तो ये हमारा संवेग में परिवर्तन हुआ। अब हम तो दर कर रहे हैं ना, इसका न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है, किसी पिंड पर आरोपित बल या लगने वाला बल संवेग में हुए परिवर्तन
परिवर्तन के दर, तो परिवर्तन निकाला है ना, दर तो बाकी भी ना, संवेग में परिवर्तन के दर, तो पहले परिवर्तन निकला, अब निकलेगा संवेग में परिवर्तन के दर निकलेगा। तो अगर हम लिखेंगे फिर अब संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के दर, तो दर जब भी निकालते हो समय से कंपेयर किया जाता है, समय से तुलना करते हैं ना, तो मेरा दर तो यही है, सॉरी परिवर्तन तो यही ना है, अब दर निकालेंगे तो समय चाहिए उसके लिए, तो m इंटू वी माइनस यू, और दर के लिए समय से कंपेयर करेंगे, समय कितना है जी t, क्या निकल गया t, ये हमारा फार्मूला निकल, मतलब फार्मूला नहीं, ये निकला कि संवेग में परिवर्तन के दर इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी, निकल गया। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है क्या है, तो कहता है किसी, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि द्वितीय गति नियम से, द्वितीय गति न्यूटन के, समझे, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या कहता है कि किसी पिंड पर आरोपित बल, तो पिंड पर आरोपित बल F हुआ, किसी पिंड पर आरोपित बल पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो समानुपाती के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है, समानुपाती के दर के क्या होता है, बराबर होता है, तो दर यही ना है, तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ये समानुपाती का चिन्ह है। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसके जगह कोई कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है, ये हटेगा तो हो जाएगा F बराबर K इंटू एम, अब पहले इंटू क्या हो जाएगा V माइनस यू बाई टी। अब देखिए F बराबर K इंटू एम, अब देखिए ई फॉर्मूला ई क्या बन गया, बन गया V माइनस यू बाई टी। अब बताइए ना जरा आप, क्या ये जो है लिखे हैं m माइनस वी माइनस यू बाई टी, ये किसी का फार्मूला होता है जी। किसका, ए का होता है, तो क्या हम इसके जगह ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा इंटू ए, ये क्या बन गया अब F बराबर K इंटू एम इंटू ए बन गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1 जाए 2 कुछ मान लीजिए, मान लिए हम, चलिए 3 मान लिए। अब देखिए हमने बोला ये K क्या है, यहाँ पर K लिए है ना, तो K हमारा क्या है, K एक क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, मतलब नियतांक है, क्या है, इसे बोलते हैं नियतांक ही बोलते, क्या बोलते हैं नियतांक, क्या बोलते हैं नियतांक या कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना तो किसी न किसी कांस्टेंट टर्म को लाते हैं। तो हमने क्या लिया, के लिया, एम के जगह एम लिख दिए, और वी माइनस यू बाई टी फार्मूला है ए का, तो हमने क्या लिखा ए, तो क्या बन गया F बराबर के इंटू एम इंटू ए। अब देखिए यदि क्या लेंगे, यदि देखिए के एम के मान, यदि एम बराबर लो 1 kg, क्या लेगा 1 kg, ठीक है ना, द्रव्यमान केजी में होता है, आई क्या है त्वरण है ना, तो त्वरण ए को लिया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एफ बराबर लेगा, एफ बल होता है ना, इसको लो 1 न्यूटन, क्या लेगा 1 न्यूटन लीजिएगा ना, क्या लीजिएगा 1 न्यूटन। इस सबका मान डालिए किस में डालिएगा, किस में, इस 1 में डालिए। अगर इस सबका मान अगर उसमें डालेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखा जाएगा, एक एफ को क्या लिखा जाएगा 1 न्यूटन लिखाएगा, तो 1 न्यूटन बराबर ये के है, तो के की जगह के। अब गौर से देखिए एम की जगह क्या लिखेगा 1 किलो, तो 1 kg गुने ए क्या है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए गौर से ये 1 न्यूटन आ गया, अब देखो ना ये गुना करके तो के क्या रह जाएगा, 1 गुने कितना चलेगा 1 आ गया। अब ये क्या बन गया किलोग्राम, तो के इंटू किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए ना, एक बात आपको याद आ रहा होगा, 1 क्या आ जाएगा, ये देखो किसका मान होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है ना, पढ़े थे हम, बताए थे कैसे कैसे आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन लिख सकते हैं, 1 न्यूटन लिख सकते हैं। अब देखिए तो 1 से गुना करेगा तो 1 न्यूटन, 1 से कितना चलाएगा 1 के इंटू एन चलाएगा, एन से एन, तो के बराबर 1 कितना गया, के मान कितना आ गया 1, के का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसको 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2। अब के का मान समीकरण, के का मान समीकरण 1 है ना, 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर। एक समीकरण क्या है, तो F बराबर K इंटू एम इंटू ए है, तो F बराबर कीजिएगा तो K की जगह 1 गुने M गुने A, क्या आ जाएगा, F बराबर 1 तो वैल्यू है M इंटू ए। आ गया समझ में? आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि F बराबर M इंटू ए, हमने इसे साबित किया कैसे आता है। तो F बराबर M इंटू ए किससे आता है, न्यूटन के दूसरा गति नियम से। और न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या बोलता है कि किसी भी पिंड पर, मतलब वस्तु पर लगने वाला बल या आरोपित बल पिंड के संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। नहीं समझे, के समानुपाती होता है। उसी के सहायता से हमने निकाला। तो ये F बराबर M इंटू ए फार्मूला जो है वह न्यूटन के दूसरे गति नियम से ही आता है। तो क्या आप सभी बच्चों को न्यूटन का दूसरा गति नियम समझ में आया? हमने यह F का मान जो निकाला M इंटू ए, ये भी समझ में आया? अच्छी तरह से आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो आप इसे अब नोट कर सकते हैं। ठीक है।